वेलकम टू द एडुपैक्स। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो कि फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 2 के अंदर में हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या है और इसमें क्या क्या स्टडी करने हैं। देखिए, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कुछ बातें हम डिस्कस करना चाहेंगे। अर्थ के संबंध में कुछ बातें पहले बोली जा रही थी। थ्योरी धीरे धीरे डेवलप हुआ। जैसे अर्थ के बारे में पहले बोला जा रहा था कि अर्थ जो है फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है, पूरी तरह से चपटी है। फिर धीरे धीरे इस पर थ्योरी डेवलप होती गई और कुछ समय के बाद स्टडी किया और साइंटिस्टों ने बोला कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है। बट उस समय उन्होंने प्रपोज किया कि अर्थ जो है पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है और पूरे यूनिवर्स के जितने भी एस्ट्रोनॉट बॉडीज हैं पूरे अर्थ को रिवॉल्व करते हैं। जैसे सन हुए, मून हुआ, ये सब अर्थ को रिवॉल्व करते हैं। इस तरह की पहले थ्योरी डेवलप हुई। उसके बाद फिर बोला गया कि नहीं, अर्थ सेंटर में नहीं है, सन यानी सूर्य यूनिवर्स के सेंटर में है। उसको पहले वाले को बोला गया, जिसमें कि बोला गया कि ये अर्थ सेंटर में है, उस थ्योरी को बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि अर्थ पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है और जो भी सेलेस्टियल बॉडी, अदर प्लैनेट्स हैं, दूसरे भी जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं पूरे अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं। बट धीरे धीरे थ्योरी डेवलप हुआ और साइंटिस्ट ने बोलना शुरू किया कि नहीं, अर्थ सेंटर में नहीं है, सन पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है। इस तरह की एक थ्योरी डेवलप हुई। इस थ्योरी को बोला है क्या बोला गया कि ये थ्योरी, इस थ्योरी को बोला गया हेलियोसेंट्रिक, यानी कि सन सेंटर में है। बट फिर धीरे धीरे आगे चल करके थ्योरी डेवलप हुआ और बोला है कि नहीं, सन सेंटर में नहीं है, पूरे यूनिवर्स का सेंटर में नहीं है, ये अपने केवल सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम के सेंटर में, जिसको कि चारों ओर प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह की थ्योरी डेवलप हुई। उसी तरह से पहले फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फंडामेंटल फोर्सेस रिकॉग्नाइज किया गया था। बाद में जैसे जैसे डिस्कवर हुआ तो बोला है कि नहीं, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जब इनका डिस्कवरी हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का डिस्कवरी हो गया, तो बोला गया कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कौन कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस तरह से हमारे फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि अभी हमारे प्रेजेंट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसके अकॉर्डिंग अभी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ओके, देखते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पूरी जो फिजिक्स है ना, मोस्ट ऑफ द फिजिक्स इन्हीं चारों फोर्सेस में, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन्हीं को स्टडी करेंगे। स्टडी करते हुए पूरे फिजिक्स को लगभग कवर कर लिया जाएगा। लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फिजिक्स विल बी कवर्ड अंडर दीज फोर्सेस। ओके, सो देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में होता क्या है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जैसे ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
इसको जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा। दो ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो ऑब्जेक्ट का, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हुआ हमारा और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगते हैं, और जो फोर्स लगते हैं एक वर्चुअल फोर्स होता है। इनको बाय वर्चू ऑफ मास, मतलब इनको मास को लेकर के एक फोर्स लगता है दोनों के बीच में, और इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो ऑब्जेक्ट, इन दो ऑब्जेक्ट, देखिए इन दो ऑब्जेक्ट को कहीं भी लेकर के चले जाइए, किसी भी प्लेनेट पर लेकर के चले जाइए, इन दो ऑब्जेक्ट पर हमेशा ये इस पर फोर्स लगाएगा, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये पहले वाला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर, और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी लेकर के चले जाएंगे तो इन दोनों में आपस का जो फोर्स होगा, इन दोनों में जो फोर्स होगा वो हमेशा इक्वल होगा। किसी भी प्लेनेट पर लेकर के चले जाएं, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लेकर के चले जाएं, इन दोनों के, हाँ याद रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस ऑब्जेक्ट और सपोज मैं अभी बात कर रहा हूँ अर्थ पर, इस ऑब्जेक्ट और अर्थ पर, ऑब्जेक्ट पर और अर्थ के बीच का जो फोर्स लगेगा कुछ और होगा। लेकिन इसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मून पर लेके चले जाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट और मून के बीच जो फोर्स लगेगा वो दोनों अलग होगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगेगा अर्थ पर, वही फोर्स लगेगा मून पर भी लेकर के चले जाएंगे। तो इस तरह का ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर, इसलिए इस फोर्स को कहीं भी लेकर के चले जाएंगे तो इस पर सेम फोर्स लगेगा, इसलिए इस फोर्स को यूनिवर्सल फोर्स भी बोला जाता है। देखिए, और आइडिया, इसको ग्रेविटी बोलते हैं। आइडिया ऑफ ग्रेविटी को प्रपोज किया था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन साहब ने बोला, न्यूटन साहब ने ही बोला था कि किस तरह का, और एक लॉ भी दिया था इसको निकाल करके कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर किस तरह से फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पर किस तरह के फोर्स एक्ट करेंगे, इसके बारे में न्यूटन ने बोला था। ओके, अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का जन्म यूके यानी लंदन में, यूके में हुआ था 1682 में, 25 दिसंबर 1642 में यूके में हुआ था, मिडनाइट को हुआ था। इनकी फादर की मृत्यु यानी कि सर आइजैक न्यूटन के फादर का डेथ इनके जन्म से 3 महीने पहले ही हो गया था। जब ये जन्म लिए, इनके जन्म से 3 साल पहले ही इनके फादर का डेथ हुआ। और फिर इनकी मदर की बात करें तो इनके जन्म के 3 साल बाद इनकी मदर ने एक दूसरी शादी कर ली, और उनसे भी एक 3 साल, देखिए 3 बड़ी कॉमन है, और उसके बाद जब शादी की तो उनकी मदर और जो नया शादी हुआ उससे फिर 3 बच्चे भी हुए। इसके बाद फिर इन्होंने एक बुक पब्लिश की, प्रिंसिपिया, जिसमें लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, और आइडिया ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया। सो ये मोटी मोटी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हुई। अगला फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल के लगता है। अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, एक पार्टिकल, और दूसरी पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। वो किस तरह की फोर्स लगेगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई
पार्टिकल होगा और चार्ज पार्टिकल होगा तो उन दोनों के बीच लगेगा फोर्स। कि ये जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स किसी सर्टेन प्रोसेस में ही ये दिखाई देता है। जैसे बीटा डीके, बीटा डीके होता क्या है कि सपोज, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई वुडन है, लकड़ी है, सपोज लकड़ी है, तो लकड़ी अब धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है, तो उसका बाहर का पार्ट धीरे धीरे वो क्या होता है, गिरने लगता है, बाहर निकलने लगता है, उससे हटने लगता है, आउट होने लगता है। तो उसी तरह से ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है वो बीटा डीके न्यूक्लियस पर। बीटा डीके न्यूक्लियस क्या होता है कि एक टाइप का एक रेडियो एक्टिव डीके होता है जो कि एमिट करता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या आता है, एक अनचार्ज पार्टिकल होता है जो कि बीटा डीके में रिलीज होता है। जैसे हमने बात किया कि लकड़ी का पार्ट जैसे जैसे सड़ते जाता है तो वो हटते जाता है, उसी तरह से ये इमिट करता है इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रिनो को इमिट करता है। कि ये जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स किसी सर्टेन प्रोसेस में ही ये दिखाई देता है। जैसे बीटा डीके, बीटा डीके होता क्या है कि सपोज, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई वुडन है, लकड़ी है, सपोज लकड़ी है, तो लकड़ी अब धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है, तो उसका बाहर का पार्ट धीरे धीरे वो क्या होता है, गिरने लगता है, बाहर निकलने लगता है, उससे हटने लगता है, आउट होने लगता है। तो उसी तरह से ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है वो बीटा डीके न्यूक्लियस पर। बीटा डीके न्यूक्लियस क्या होता है कि एक टाइप का एक रेडियो एक्टिव डीके होता है जो कि एमिट करता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या आता है, एक अनचार्ज पार्टिकल होता है जो कि बीटा डीके में रिलीज होता है। जैसे हमने बात किया कि लकड़ी का पार्ट जैसे जैसे सड़ते जाता है तो वो हटते जाता है, उसी तरह से ये इमिट करता है इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रिनो को इमिट करता है।